हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। आई एम कुसुम। तो हम ऑलरेडी तीन सेट कर चुके हैं एमसीक्यूज़ के, जिसमें मैंने टॉप 100 एमसीक्यूज़ लिए थे ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। अब मैं और जो 500 एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन उत्तराखंड एलटी बिकॉज उसका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। सो इसके 500 टॉप एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हम इसको हम बहुत सारे पार्ट्स में सेग्रीगेट करेंगे, लाइक 25 इन ईच वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग दीज एमसीक्यूज। तो आज के 25 क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं हम क्या है। मैं इस तरह से करूँगी कि वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी इजी वंस, और जैसे जैसे हम 500 में रीच करते रहेंगे, हमारा जो एमसीक्यूज़ का लेवल है वो थोड़ा हाई होता रहेगा। हाई इन द सेंस मोर डिफिकल्ट लेवल विल बी कमिंग इन द कमिंग वीडियोज़। तो आज हम ईजी से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with the very first question है, which one of the following wait a second, हाँ, which one of the following is the most important elements in the teaching? इनमें से कौन सा सबसे important element है टीचिंग का? रिलेशनशिप विद टीचर्स, बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशनशिप। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है पढ़ाने वाला, जो टीचर की कमांड होनी चाहिए उसमें या क्या। और टीचिंग टेक्निक्स एंड एड्स यूज, कौन कौन सी टीचिंग एड्स यूज हो रहे हैं, और स्टूडेंट की नॉलेज। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है इन टीचिंग? सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर ए, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। वो कैसा हेल्दी रिलेशनशिप है, कितना फीडबैक दिया जा रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है टीचर से और वो फीडबैक दे पा रहा है या नहीं, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सब इंपॉर्टेंट है बट दिस वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स। तो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गोल क्या होने चाहिए, मीनिंग क्या मीनिंगफुल होने चाहिए, उनके गोल का क्या मीनिंग होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, इंटेलेक्चुअल आइडियाज, स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स, या फिर नीड्स एंड पर्पसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि आप कैसे बोलेंगे कि गोल आपने अचीव कर लिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा द नीड्स एंड पर्पस ऑफ द स्टूडेंट। क्यों? लर्निंग का मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो उसकी नीड्स, उसका पर्पस फुलफिल अगर हो रहा है तो यू हैव अचीव्ड योर गोल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, if you want to improve the ability to observe in children, which of the following would you recommend? अगर आप चाहते हो कि बच्चे के अंदर एक ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी इंप्रूव हो तो क्या इनमें से आप रिकमेंड करोगे? जनरेटिंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस का एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जिससे कि वो और डेवलप हो सके, उनका वो एक्सपीरियंस के थ्रू और ज़्यादा डेवलप हों। शार्पनिंग द सेंसेस, उनके सेंस ऑर्गन्स जो उनको शार्पन इन द सेंस कि वो किस तरह से और ऑब्जर्व करे, किस तरह से उनकी लिसनिंग पावर और अच्छी हो, ये सब। या ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़। मेंटल फैकल्टीज़ हियर मीन कि कैसे बच्चा ऑब्जर्व करता है, क्या समझ रहा है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, कैसे ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो उनको ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन कैसे? मेंटल, उसकी जितने भी जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं मेंटल फैकल्टी से रिलेटेड, वो सब यहाँ पर इंक्लूड होगा। Question number 4 is dash is the apex institution involved in the planned and coordinated development of the teacher education system in the country. Teacher education system से कौन सा इनमें से institution है जो include होता है? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCERT हो गया आपका, नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCTE हो गया या एक्सीड हो गया। अब मैं अगर फुल फॉर्म बता दूंगी आपको आंसर आ जाएगा। Here the correct answer is your NCTE। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, एक्सीड एक काइंड ऑफ करिकुलम है जो कि बच्चों के लिए है, ना कि टीचर्स के लिए। ओके, बाकी आप UGC के बारे में सब जानते हैं, NCERT के बारे में भी सब जानते हैं, एक्सीड के, ये तीनों करिकुलम के अंदर आते हैं। लेकिन एक NCTE है जो नेशनल करिकुलम टीचर्स ट्रेनिंग, इसमें काउंसिल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड होता है। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए ये आपकी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट मेक्स एन एडोलेसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। एक जो एडोलेसेंट बच्चा होता है, जो अपनी टीन एज में होता है, वो क्यों किसी अथॉरिटी को इसको ऑथराइज करना चाहता है, कोई उस पर दबाव डालता है या अपनी अथॉरिटी दिखाते है, क्यों रिवोल्ट करता है? ही थिंक्स दैट ही इज़ मैच्योर इनफ, उसे ऐसा लगता है वो बहुत मैच्योर हो चुका है अब।
He want for recognition, his want for recognition and independence of thought and action. वो चाहता है कि उसको खुद की पहचान हो, इंडिपेंडेंस मिले उसे थॉट्स के लिए, वो क्या सोचता है क्या समझता है, एक्शंस में उसको इंडिपेंडेंस मिले. या ही थिंक्स दैट ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ, उसे लगता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है. या ही बिलीव्स दैट ही इज़ नॉट नीड ऑफ एनी एडवाइस, उसको एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यू हैव टू टेल. यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ हिज वांट फॉर रिकॉग्निशन. वो जब टीनेज में बच्चा जाता है, एडोलेसेंट होता है, तो उसको ऐसे लगता है उसको फ्रीडम मिले हर चीज़ की, राइट उसको अपनी रिकॉग्निशन की ज़रूरत है. यहाँ पर एरिक्सन की जो 8 स्टेज थ्योरी है वो आप देख लेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 6 इज यू वांट टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स. अगर आप कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट चाहते हैं स्टूडेंट्स में, तो आपको क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी? आर्ट, डिबेट, प्रोजेक्ट वर्क या फिर क्विज. इसमें होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क में ही टीम का एक पूरा देखा जा सकता है, टीम स्पिरिट देखी जाएगी. कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स. बच्चों को जब पनिशमेंट दी जाती है तो उसका पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी दिखाना कि हम आपसे बड़े हैं, टीचर्स हैं, देन वी हैव द राइट टू पनिश यू. या फिर प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम डूइंग द सेम, दूसरों को उस चीज़ से बचाना कि आप भी ऐसा ना करें, तो पनिशमेंट से बच्चे डर जाएं कि अगर हम करेंगे हमें भी यही होगा, यही पनिशमेंट मिलेगी. रिफॉर्म द ऑफेंडर, जिसने गलती करी है उसको सुधारा जाए. या रिटेलिएट फॉर द रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन, जो उन्होंने गलत करा है उसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ. सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिफॉर्म द ऑफेंडर. जब भी आप देखिए पनिशमेंट दी जाती है तो क्यों दी जाती है? ताकि वो दोबारा वो गलती ना करे, सुधर जाए. तो इसलिए यहाँ पर पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इज रिफॉर्म द ऑफेंडर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर. इनमें से कौन सी है जो गुड क्वालिटी है एक टीचर की? कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशंस में उसका कंट्रोल होना. गुड कमांड ऑफ द सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होना. फिजिकल स्ट्रेंथ हो गया उसका, या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर एक अच्छा होना चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर हिज और हर गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट. अगर उसका सब्जेक्ट में ही कमांड नहीं है तो वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को, राइट? सो गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स. इनमें से कौन सा ट्रू है? किस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं, लर्न करते हैं न्यू चीज़ें? स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. जो स्पीड है लर्निंग की वो हर बच्चे की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में. हर एक बच्चे का अलग यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है, अलग सा स्टाइल होता है. चिल्ड्रन फॉलो करते हैं द वे अदर स्टूडेंट्स लर्न. जैसे दूसरा स्टूडेंट लर्न करता है बच्चा, दूसरा बच्चा भी वैसे ही फॉलो करता है. या ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन, या जो भी टीचर इंस्ट्रक्शन देती है सारे स्टूडेंट्स उसे एकदम से फॉलो कर लेते हैं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर है? यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईच चाइल्ड हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल. बाकी सब रॉन्ग हैं. देखिए स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नहीं. चिल्ड्रन वही फॉलो करते हैं जो दूसरा बच्चा कर रहा है, नो. हर बच्चा अब टीचर को फॉलो कर लेता है जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, नो. सो योर करेक्ट आंसर हेयर इज ईच चाइल्ड हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ शुड अ टीचर बी रिलेटेड टू हिज पीयर्स. अपने पीयर्स से, क्लासमेट से स्टूडेंट को कैसे रिलेट करना चाहिए, टीचर कैसे रिलेट करे, अपने पीयर्स से, जो उनके ऑफिस में कलीग्स होते हैं स्कूल में. सो शुड कॉपी अदर टीचर स्टाइल, जो टीचर का दूसरे टीचर का स्टाइल है वैसा कॉपी करे. अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ को फॉलो करे. शुड नॉट इंटरवेन, अब दूसरों के काम पे दखल ना दे. या फिर सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वेज ऑफ टीच. Now, but obvious answer, very clear answer here is option number D, that is suggest each other the effective ways of teach. मतलब आपका कोई अलग यूनिक तरीका है, मेरा कोई अलग यूनिक तरीका है समझाने का, तो हम एक दूसरे को वो तरीका बता सकते हैं so that दूसरा भी उस चीज़ को यूज़ कर सके. क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ कैन अ टीचर डेवलप क्रिएटिविटी इन हिमसेल्फ एंड द लर्नर्स. कैसे करेगा वो क्रिएटिविटी? अपने में भी डेवलप करनी है उसको, लर्नर्स में भी. बाय गिविंग न्यू अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन देना. बाय प्लेइंग थॉट प्रोवोकिंग गेम्स, ऐसे कुछ गेम्स लाना, ऐसे कुछ क्रिएटिव गेम्स लाना जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर के जो थॉट प्रोसेस है वो और ज़्यादा प्रोवोक हो, वो और सोचें चीज़ों को. बाय प्रेजिंग एनी क्रिएटिव वर्क, कोई किसी ने कोई अच्छा काम करा है, क्रिएटिव वर्क करा है तो उसकी तारीफ करना. या फिर न्यू टास्क को सेट करना.
ओके, द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ऐसे कुछ गेम्स लाना जिससे कि उनकी थॉट प्रोसेस जो थिंकिंग है वो और प्रोवोक हो, वो और सोचे किसी चीज़ के बारे में। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अ क्लास? कौन सा तरीका बेस्ट है टीचर के लिए कि वो क्लास में जो प्रॉब्लम्स हुई उसको कैसे रिजॉल्व करे? आस्क फॉर अदर टीचर्स ओपिनियन, दूसरे टीचर का ओपिनियन पूछे, अपने खुद के ओपिनियन पे टिका रहे, या फिर थिंक ऑन सजेशंस, बच्चों से भी कुछ सजेशन ले और उनके जो उसको अच्छे लग रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, या फिर यूज़ द व्यू दैट प्रिंसिपल गिव्स, या जो प्रिंसिपल से जाके पूछे जो उन्होंने बोला वो करें। Here your correct answer will be think on suggestions offered by the children and implement the good ones. बच्चे भी कई बार बहुत अच्छे सजेशंस दे देते, तो अगर क्लासरूम की कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, बहुत छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी प्राइमरी क्लास के, तो वो इतना अच्छे ऑप्शन सजेशंस नहीं दे पाएंगे, बट जहाँ हायर क्लासेस के बच्चे आते थे, दे आर वेरी गुड थिंकर्स, दे हैव वेरी गुड, उनकी थॉट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स सजेशंस आपको दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ विल यू मेक योर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट? अपने स्टूडेंट्स को कैसे इंडिपेंडेंट बनाओगे? उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, हर एक को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, या गिविंग ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस, उनको कुछ ऑर्डर दे दिया और एक्सपेक्ट करो कि वो आपको ओबे करें, इग्नोर करें, छोटी छोटी जो फाइट्स होती हैं उनको इग्नोर कर दें, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इंडिपेंडेंट आप कैसे बनाओगे? इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट। Here your correct answer will be A, give responsibility। जब तक आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता है। ये सब कि आप ऑर्डर्स दे रहे हो, फिर उनसे काम करवा रहे हो, या फिर उनकी फाइट्स को इग्नोर करना, या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इन तीनों में कहीं भी आपको इंडिपेंडेंस का आई भी नज़र नहीं आ रहा है, इन द सेंस कि ये कहीं से भी इंडिपेंडेंट होने का कोई तरीका नहीं है, बट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, देन दे कैन बी इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इज वाई इज लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट? लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? ये डेवलप करता है इंटरेस्ट बच्चों के अंदर, मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, बच्चों को बिजी रखता है, या प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग को प्रोमोट करता है। लर्निंग बाय डूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी, लर्निंग बाय डूइंग। Here the correct answer is ऑप्शन नंबर ए। जब बच्चा खुद कोई चीज़ करेगा तभी उसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अब बस सुनने से, थ्योरी से नहीं होता है इंटरेस्ट, जब तक वो प्रैक्टिकली खुद नहीं करेगा चीज़ों को, इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। Therefore learning by doing is to develop interest among students. Question number 15 is for a teacher teaching a class with, this is with not with, okay, teaching a class with large strength, which of the techniques is best? कौन सी टेक्निक बेस्ट है इसमें? डिबेट, डिस्कशन और प्रैक्टिकल्स करवाना। बहुत बड़ी क्लास है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप क्या करो, कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे पढ़ाने में? डिबेट, डिस्कशन, प्रैक्टिकल्स कराना, ग्रुप वर्क करवाना विद अ लेक्चर करवाना और क्लास में और क्लास नोट्स देना, या फिर सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चंस, उनको बोलना खुद पढ़ो और क्वेश्चंस पूछो। सो आप देखते हो कि कॉलेजेस में या बहुत बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं इंटर कॉलेजेस में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की। तो व्हाट विल यू गो फॉर? इट इज़ द करेक्ट आंसर हियर इज लेक्चर एंड क्लास नोट्स। अब आप बोलोगे डिस्कशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ये आंसर करेक्ट है? बिकॉज आप इतनी बड़ी लार्ज स्ट्रेंथ में आप ग्रुप नहीं क्रिएट कर पाओगे। डिस्कशंस होगा तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल्स नहीं, डिबेट नहीं करवा सकते हैं। बेस्ट तरीका होता है यहाँ पर लेक्चर और उनको क्लास नोट्स प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 16 इज टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन। अगर क्लास में बहुत बातें हो रही है, इनडिसिप्लिन दिख रहा है आपको क्लासरूम में, तो इनमें से कौन सा फैक्टर आपको लग रहा है कि होगा, उसके पीछे क्या कॉज होगा? इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में, बोर्डम हो गया रिपीटेटिवनेस की वजह से, कन्फ्यूजन अबाउट थिंग्स टॉट, जो पढ़ाया उसमें कन्फ्यूजन, या फिर नॉट समराइजिंग लेक्चर पॉइंट्स को समराइज ही नहीं कर पा रहे हैं। Here see the correct answer will be boredom caused by repetitiveness. अगर कोई चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो उससे बोर हो जाते हैं बच्चे। एक ही काम आप उनको बार बार दोगे, चलो आपको ये सम करना है, 2+2 करो, 2+2 करो, 2+2, कितने बार भी 2+2 दे दो आप। अगर वो बच्चे को इतने बार दोगे तो वो बोर हो जाएगा। दे नीड सम वेरिएशंस इन द लर्निंग प्रोसेस। तो देयरफॉर बार बार चीज़ों को रिपीट करने से बोर्डम हो जाता है, तो वहाँ पर टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन नज़र आती है क्लासरूम में।
क्वेश्चन नंबर 17 इज यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मिक्स्ड क्लास है बॉयज और गर्ल्स की, तो विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन देम। अब आपको उनके बीच में कोऑपरेशन करवाना है तो आप क्या कौन सा मेथड यूज़ करोगे। उनके पेरेंट्स को बोलोगे कि उनके साथ डिस्कस करें इक्वालिटी के बारे में, बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही बेंच में शेयर करने को बोलोगे, उनके लिए ऐसे कुछ टास्क सेट करोगे जिससे कि वो दोनों एक साथ काम कर सकें उस, और टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसन, अपने खुद के लेसन्स में इक्वालिटी की आप उनको लेक्चर दोगे। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड यू विल बी अडॉप्टिंग हियर। सी ऑप्शन नंबर ए और डी तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इक्वालिटी के बारे में आप क्या बताओगे मिक्स्ड क्लासरूम बॉयज़ और गर्ल्स के। देयर इज़ नो सेंस ऑफ डिस्कसिंग अबाउट थिंग व्हेन यू आर इन अ मिक्स्ड क्लासरूम। हेयर योर करेक्ट आंसर विल बी सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। ऐसे कुछ टास्क उनको दे दोगे जिससे कि उन लोगों में बीच कोऑपरेशन और बिल्डअप हो सके। क्वेश्चन नंबर 18 इज स्टडी ऑफ डैश इम्प्रूव्स द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के बच्चे के अंदर एक्सपेरिमेंट और एनालाइज करने की चीज़ों को एबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। हिस्ट्री, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या फिर साइंस। अगर हम देखें यहाँ पर तो ओनली साइंस इज द थिंग विच एक्चुअली गोज ऑन विद दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, एनालाइज भी किया जाता है, ऑब्जर्व भी किया जाता है चीज़ों को। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स द स्टूडेंट टू व्हाट इज बीइंग टॉट। क्या उनको हेल्प करता है। अगर मदर टंग में वो बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो किस चीज़ में उसको फ़ायदा होगा बच्चों को इससे। वो इंटरप्रेट कर सकता है जो पढ़ाया हुआ है उसको, या कोई नई चीज़ क्रिएट करेगा पढ़ाए हुए से, रिप्रोड्यूस करेगा जो उसने पढ़ा है उसको दोबारा से प्रोड्यूस करेगा सामने, या ईजिली कॉम्प्रिहेंड करेगा जो उसको पढ़ाया गया उसको समझ के वो एक कॉम्प्रिहेंड करेगा उस चीज़ को कि क्या समझाया गया है। Here the correct answer will be your option number D, easily comprehend। मेन चीज़ क्या होती है, अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखोगे तो उसमें जब वो नॉलेज मिलती है जब स्टूडेंट्स को, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वाला एक स्टेज आती है, मतलब वो जो पढ़ा है जो नॉलेज हुई है उसको कॉम्प्रिहेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Here easily comprehend will be the correct answer। Question number 20 is which educational psychologists believe in the fact that all children have the potential to learn। अब ये आप साइकोलॉजी के सारे थिंकर्स को आपको पढ़ के जाना जितने भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर है, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अभी उत्तराखंड लेक्चरर के उसमें भी 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें थिंकर्स को स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछे गए थे थिंकर्स के ऊपर। सो प्लीज़ रीड दीज ऑल्सो। फ्रेडरिच फ्रोबल, जॉन ड्यूई, जॉहन फ्रेडरिच हर्बर्ट या फिर मैरिया मॉन्टेसरी। द करेक्ट आंसर हेयर इज फ्रेडरिच फ्रोबल। इन्होंने बताया था दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 21 इज अ स्टूडेंट इज एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली। किस बच्चों को आप एक्सेप्शनल कहोगे जब उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, अबव और बिलो द एवरेज स्टूडेंट, या फिर अबव द एवरेज स्टूडेंट, बिलो द एवरेज स्टूडेंट, या सिमिलर टू द एवरेज स्टूडेंट्स। किन बच्चों को आप एक्सेप्शनल बच्चे कहोगे, इनकी परफॉर्मेंस में क्या देखोगे। I know many of you would be going with what answer, but that your correct answer is above and below the average student। अगर कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट्स से ज़्यादा या एवरेज स्टूडेंट्स के कम दोनों ही टाइप से है तो वो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इवैल्यूएट अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। कौन सा बेस्ट टाइम होता है इवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। व्हेन द इंस्ट्रक्शन हैज़ बिगन, जब इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, जब इंस्ट्रक्शंस एंड हो गए हैं, या फिर ओनली एट द एंड ऑफ मेजर यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जब मेजर जो यूनिट्स हैं वो एंड हो गए हैं इंस्ट्रक्शंस के, या थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जब भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो चल रहा है उसके उसमें लगातार उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। सी हेयर अगर हम टेक्निकली जाएं जो हमारी उसमें है एजुकेशनल थ्योरीज में है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का रोल आ जाएगा, CCE का। यहाँ पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली देखा जाता है, मतलब थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। हेंस द करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 23, सपोज यू गेट अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु हैज़ लर्नड इंग्लिश। सपोज आपके पास कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट आता है जिसने इंग्लिश लर्न करी है, उसको आपने 5 सेंटेंसेस दे दिए ट्रांसलेट करने को फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो आप उसको किस बेसिस पे इवैल्यूएट करोगे। अगर आप इवैल्यूएट रहे तो किस बेसिस पे आप उसको इवैल्यूएट करोगे, एप्लीकेशन,
कैसे वो अप्लाई कर रहा है उनको इंग्लिश को वहाँ पर, कैसे कितनी नॉलेज है उसको इंग्लिश की, कैसे सिंथेसाइज कर रहा है दोनों चीज़ों को, हिंदी और इंग्लिश को, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। जब ऐसे होता है, जब हम देखते हैं कि जब मीडियम चेंज होता है तो हम उसको इस बेसिस पे बिल्कुल इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन कैसे कर रहा है, उसका नॉलेज कैसी है उसकी इस चीज़ की, क्योंकि वो अभी फ्रेशली वो लर्न कर रहा है चीज़ों को। देयरफॉर योर करेक्ट आंसर विल बी डी, कि आपको ये पता चलेगा कि वो समझ पाया है उनको या नहीं समझ पाया। सो अंडरस्टैंडिंग विल बी इवैल्यूएटेड हियर। क्वेश्चन नंबर 24 इज, आप किसी ऐसे टीचर के पास से आपकी बात होती है जो ये बिलीव करता है कि स्टूडेंट्स के अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को सीखने की, और उनको बेस्ट वे एनकरेज करने का होता है कि वो कैसे लर्निंग करें। बेस्ट वे होता है सेल्फ डिस्कवरी, मतलब सेल्फ पढ़े, वो चीज़ों को सोचें समझें, पढ़े, मतलब टीचर पढ़ाए बट वो जब चीज़ों को वो विद इन द लाइन्स पढ़ें कि ये चीज़ ऐसे हुई तो क्यों हुई। तो ऐसा कोई टीचर आपको मिलता है तो आपको क्या लगता है ये इस चीज़ में सच ए स्टूडेंट इज़ हाईली लाइकली टू एनकरेज डैश टू लर्न, क्या चीज़ उसको एनकरेज कर रही है लर्न करने के लिए, स्टूडेंट्स के अंदर वो क्या चीज़ है जो वो एनकरेज हो रही है। कंपटीशन लेवल है वहाँ पर, वो देखते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब टीचर मोटिवेट कर रहा है या पेरेंट्स एनीवन फ्रेंड्स मोटिवेट कर रहे हैं या किसी और से मोटिवेट हो रहा है। इमिटेशन, मतलब वो उस चीज़ की नकल उतार रहा है, या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो। जब सेल्फ डिस्कवरी की बात होती है तो हमेशा याद रखिए सेल्फ मीन्स आपका इंटरनल मोटिवेशन, आप खुद किस तरह से खुद को मोटिवेट करना है, इंकरेज करना है कि न्यू चीज़ों को कैसे सीखा जाए, न्यू नॉलेज गेन की जाए। Now to the last question we are heading towards the last question. Question number 25 is, what is the biggest advantage of interaction between the teacher and the student? Biggest advantage का interaction का teacher और student के बीच में। It encourages the students to ask question, बच्चों को encourage करे questions पूछने के लिए। Facilitates effective learning को facilitate करे। रिजल्ट करे इन बेटर ग्रुप रिलेशंस, या फिर सेटिस्फाइज द टीचर, टीचर की सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ चलो एक इंटरेक्शन हो रहा है तो हम सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके, सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव लर्निंग। जब स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन होता है तो एक इफेक्टिव लर्निंग और ज़्यादा फैसिलिटेट होती है, बिकॉज क्वेश्चन जो बच्चों को समझ नहीं आता है वो क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, फिर उसका फीडबैक टीचर स्टूडेंट्स को देता है, तो इससे लर्निंग इफेक्टिव और इफेक्टिव बनती है। सो येस, वी हैव एंडेड विद 25 क्वेश्चंस एंड I will be bringing 25 more questions tomorrow, so please tune into our channel and we will be giving you the notifications soon. Till then, take care everyone. Bye bye.